अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और सॉरी बच्चों, आज मैं आ नहीं सका कोचिंग, तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो सोचा कि जितना हो सके आप लोगों की आसानी के लिए जो 2 घंटे हमारे मिस हुए, तो और हम जो पढ़े चैप्टर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, तो ये उसकी एक वीडियो है जो आज हमें पढ़ना था। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना इंशाल्लाह, कल की क्लास से पहले, मैंने कि मंडे की क्लास से पहले। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अब मैंने लास्ट क्लास में जब मैं आया था तो मैंने स्टमक बनवाया था। सही है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब जीआईटी का पहला ऑर्गन है, इसको स्टमक कहते हैं। स्टमक, जिस जो गैस्टर वर्ड से निकला है, गैस्टर। अब इसकी डायग्राम जो है वो मैं कुछ बनाता हूँ इस तरह। तो जो स्टमक का जो शेप है वो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ये जे शेप्ड करके होता है कुछ। सही है। कितना जे लगता है ये तो आपको अंदाजा होगा, ज़्यादा तो नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत है सिमिलर जे शेप के। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है बच्चों जो डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, यानी कि जो एक्सपेंड हो सकता है। सही, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें कैपेसिटी तो है एक्सपेंड होने की। अच्छा बच्चों, ये स्टमक की एक बेसिक सी तस्वीर मैंने आपके सामने बना दी है। स्टमक के जो है एक ये वाला रीजन है बच्चों, जिसमें एक स्फिंक्टर यानी कि छोटा सा वेल लगा हुआ है। एक स्टमक का समझो ये वाला रीजन है, यहाँ पे भी एक वेल लगा हुआ है। एक स्टमक का ये वाला रीजन है। सही। और एक स्टमक का ये पूरा एक रीजन है, यानी कि मैं उसका आसान लफ्ज़ में बता देता हूँ। ये नंबर 1 एक रीजन, नंबर 2 ये दूसरा रीजन बच्चों, ये नंबर 3, और ये पूरा जो रीजन है ये नंबर 4 वाला है। सही है। एक रीजन जिसमें ये पूरा आ गया, एक रीजन ये पूरा। सही है। एक रीजन ये पूरा, और एक रीजन ये पूरा। सही है। आप लोगों को जो यहाँ पे जो वेल, छोटा सा वेल नजर आ रहा है, स्फिंक्टर जिसको कहते हैं, ये ईसोफेगस के नीचे है। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, स्टमक किसके नीचे होता है? ईसोफेगस के नीचे। जैसे ये गजा की नाली बच्चों, तो ईसोफेगस के नीचे स्टमक निकलता है, स्टमक आ रहा है। सही है। तो ईसोफेगस के नीचे है। सही। और ये वाला जो स्फिंक्टर है, ये स्टमक जब खत्म हो रहा है तब ये वाला स्फिंक्टर आया। तो ये वाला जो स्फिंक्टर है बच्चों, जो ईसोफेगस के नीचे होता है, इसको बायो में कहते हैं लोअर ईसोफेजियल, क्योंकि ईसोफेगस के नीचे और स्टमक के ऊपर है। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है बच्चों, तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या हो गया बच्चों? लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, कि ये ईसोफेगस के नीचे है। इसका एक और भी नाम है। अब चूंकि वाले इस रीजन में हार्ट भी मौजूद होता है इस आसपास, तो इस रीजन का जो नाम है कार्डियक रीजन भी होता है। तो मैं रीजन का नाम यहाँ लिख देता हूँ जहाँ नंबरिंग करी हुई है, कार्डियक रीजन। तो यहाँ पे इसका, इस वेल्व का नाम इस हिसाब से कभी कभार कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते थे। ज्यादा अच्छा नाम बताऊँ कौन सा है? ये वाला, कार्डियक स्फिंक्टर। हाँ, ना भी याद करो, मसला नहीं है नाम। लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर याद रखना। इसोफेगस के दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक अपर इसोफिजियल ये रहा, और एक होता है लोअर इसोफिजियल। अभी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। सही। तो स्टमक का पहला रीजन कौन सा हो गया? कार्डियक रीजन, जहाँ पे जिसके आसपास हार्ट मौजूद होता है, और यहाँ पे एक वेल्व, एक छोटा सा स्फिंक्टर मौजूद है, इसको कहते हैं लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं LES। सही। अगला जो स्टमक का जो पार्ट है इसको कहते हैं फंडस। फंडस। सही है, फंडस। तीसरा जो मेन जो पार्ट आपको नजर आ रहा है उसको कहते हैं बॉडी ऑफ स्टमक। आपकी बुक्स में इसका नाम एक और भी लिखा हुआ है, कॉर्पस। आप चेक करना, आपकी बुक्स में इसका नाम एक और भी लिखा हुआ है, कॉर्पस। आसान नाम है, बॉडी। और जो लास्ट जो रीजन है चंदा, इसका नाम होता है पाइलोरिक रीजन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन। समझो ये स्टमक का आखिरी रीजन है। सही। और यहाँ पे एक छोटा सा स्फिंक्टर भी आप सबको नजर आ रहा है।
तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या है सर? जो रीजन का नाम है वही इत्तेफाक से स्फिंक्टर का भी नाम है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कहते हैं छोटे वेल्व को। सही बच्चों, डन। तो दो स्फिंक्टर्स पढ़ लिए, दो छोटे वेल्व्स पढ़ लिए। एक हो गया लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर और एक हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। डन, सही। अच्छा, स्टमक के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स भी होते हैं। स्टमक के फोल्ड्स कहते हैं इसको आसान लफ्जों में। और फोल्ड्स क्यों होते हैं? ताकि सरफेस एरिया अंदर से किसी भी चीज़ का क्या हो जाए, बढ़ जाए। इन फोल्ड्स का भी नाम होता है चंदा, इसको हम लोग बायो में कहते हैं रूगाए। रूगाए। ये स्टमक के अंदर की क्या है? फोल्ड्स हैं। सही, रूगाए कहते हैं इनको। डन। अच्छा, अब आ जाओ एक और टॉपिक बताता हूँ। जीआईटी। जीआईटी कहते हैं बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यानी कि बात कहाँ से हो रही? गैस्ट्रो मीन्स स्टमक। एलिमेंट्री कैनाल तो माउथ से एनस होता है ना, जीआईटी उसका एक हिस्सा है, वो होता है स्टमक से एनस। पूरे जीआईटी में, पूरे रास्ते में, इस पूरे ट्रैक में कुछ लेयर्स हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? लेयर्स ऑफ जीआईटी। चाहे स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, जो भी पार्ट हो, उसमें जो है कुछ लेयर्स होती हैं। आप एक ऑर्गन का समझ लोगे लेयर्स, तो वो सब में सेम है, सब में सेम है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने बनाया स्टमक। ये मैंने बनाने की कोशिश करी एक, कोशिश। ठीक है। अच्छा, पहली लेयर मैं बना चुका हूँ, दूसरी लेयर बना दी है ग्रीन से, ये तीसरी, और ये चौथी लेयर। आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली वाली लेयर का जो नाम है बच्चों, उसको कहते हैं सिरोसा। सबसे पहली वाली लेयर का नाम क्या है? सिरोसा, आउटर मोस्ट। सबसे पहली वाली लेयर, ओहो, एक मिनट। सबसे पहली वाली लेयर का नाम है मेरे बच्चों सिरोसा। एक मिनट, ये थोड़ा सा पंगे का है, इसको ठीक कर देते हैं अभी। सबसे पहली वाली मेम्ब्रेन का नाम है सिरोसा, आउटर मोस्ट। सही है। जो दूसरी वाली ग्रीन वाली, इसका क्या नाम है सर? इसका नाम है बच्चों मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस यानी कि इस लेयर में मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सही है। सबसे आउटर मोस्ट वाली टफ कौन सी है? प्रोटेक्टिव कवरिंग सिरोसा, आउटर मोस्ट। ये सिर्फ स्टमक की नहीं है, ये पूरे लेयर्स हैं जीआईटी की, जितने भी ऑर्गन्स इसमें आएंगे इन सब में आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट ये वाला सीक्वेंस चलेगा। मस्कुलरिस कौन सी लेयर है? जिसमें क्या पाए जाते हैं? मसल्स पाए जाते हैं मूवमेंट वगैरह के लिए। हाथों में भी मूवमेंट होती है, स्टमक में भी होती है। सही। थर्ड लेयर कौन सी है? सब म्यूकोजा। सब यानी कि म्यूकस के नीचे, सब म्यूकोजा। सब का मतलब होता है नीचे, सब म्यूकोजा। और ये सबसे अंदर वाली, इसका नाम होता है म्यूकोजा। म्यूकोजा, इनर मोस्ट। एक होती है आउटर मोस्ट और एक होती है इनर मोस्ट। ये हो गए सबसे अंदर की तरफ। डन। सही है। यानी कि जो भी फूड आ रहा है जिसको अब हम बोलस कहते हैं, बोलस, सेमी सॉलिड मास जो माउथ से आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी सॉलिड मास, जब यहाँ पर आ जाएगा स्टमक में, तो वो कौन सी लेयर से इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? म्यूकोजा। सही है। और इन चारों लेयर्स के बाद किसी भी ऑर्गन का जीआईटी के अंदर, जीआईटी के किसी भी ऑर्गन का इन चारों लेयर्स के बाद, यानी कि इनर मोस्ट लेयर के बाद, उस ऑर्गन का अंदर का हिस्सा आता है। उस अंदर के हिस्से को क्या कहते हैं? ल्यूमेन। नाम सुना होगा आपने ल्यूमेन का, अंदर की चीज को, इनर स्पेस को कहते हैं ल्यूमेन। सही है। तो ये चीज होती है, ये चार लेयर्स आपको याद रखनी है। सही। अब आ जाओ स्टमक। स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं।
उन ग्लैंड्स का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सही है। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड्स, मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ, ग्लैंड्स आर दोस ऑर्गन्स। ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गन, क्योंकि स्टमक तो एक ऑर्गन भी है ना। ग्लैंड और ऑर्गन में क्या फर्क है? हर ग्लैंड ऑर्गन तो होता है, लेकिन हर ऑर्गन ग्लैंड नहीं होता। ऑर्गन को ग्लैंड बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, अपने अंदर से सिक्रीट करना पड़ेगा। तो ग्लैंड्स आर दोज ऑर्गन्स विच सिक्रीट्स। सिंपल। इन शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टमक एक ऑर्गन है, उसके साथ साथ ये ग्लैंड भी है। क्योंकि इसके अंदर ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किससे मिलके बने होंगे? टिश्यूज से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किससे मिलके बने होंगे? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे मिलके बनता है? सेल से। तो इन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टमक के अंदर कुछ खास सेल्स हैं जो कि टिश्यूज और मतलब ये एज अ ग्लैंड काम कर रहे हैं। सही। दो किस्म के सेल जरूर याद रखना स्टमक के एतबार से। एक सेल का नाम है पराइटल सेल, जिसका एक और भी नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या सिक्रीट करते हैं? सिक्रीट्स HCl। याद रखना, HCl पराइटल सेल्स। इसका एक और नाम है ऑक्जेंटिक सेल्स, स्टमक के अंदर ही होते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके फूड को तोड़ता है, इन शॉर्ट। सही है। ये एंटी, समझो ये यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किलिंग करवाता है। तो पराइटल सेल का एक और नाम क्या? ऑक्जेंटिक सेल। क्या क्या रिलीज करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं ये? HCl। सही। ठीक है। एक और भी सेल्स हैं जिनका नाम होता है चीफ सेल्स, जिनका एक और भी नाम है जाइमोजिन सेल्स। जाइमोजिन सेल्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव फॉर्म है कौन सी एंजाइम की? पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन क्या करते हैं? एंजाइम चैप्टर में हमने पढ़ा था, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने वाला एक एंजाइम है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, HCl का क्या काम है? HCl सिर्फ ये एसिडिटी प्रोवाइड नहीं करता। HCl जो है वो एक इनएक्टिव एंजाइम को, जिसको कहते हैं पेप्सिनोजेन, उसको एक एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, जिसका नाम है पेप्सिन। फिर पेप्सिन किसको तोड़ेगा? पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा हमारे खाने में मौजूद कौन से मॉलिक्यूल्स को? प्रोटीन्स को। तो पेप्सिन हमेशा तो निकला हुआ नहीं होगा ना, जैसे खाली पेट है तो पेप्सिन का क्या काम? पेप्सिन प्रोड्यूस होने के लिए ये होना जरूरी है। तो पेप्सिनोजिन कहाँ से है? पेप्सिनोजिन को निकालने के लिए, बनाने के लिए चीफ सेल्स है। और HCl को बनाने के लिए, निकालने के लिए पाइटल सेल्स। और HCl सिर्फ क्या काम नहीं करता? HCl सिर्फ बोटियां तोड़ने के काम नहीं आता, यानी कि चीजों को तोड़ने के काम नहीं आता। ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में भी कन्वर्ट करने के काम आता है, जो पेप्सिन आगे जाके क्या काम करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। सही है। अब आ जाओ थोड़ा बुक की तरफ। ये देखो, स्टमक का शेप जे शेप्ड है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, पाउच लाइक है, थैली जैसा है। और ये इसके आगे की तरफ थोड़ा इसोफेगस होता है, और पीछे की तरफ जो होता है वो डिड्यूनम होता है, पीछे की साइड पे। खैर इतना मसला नहीं है। इंसान के अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में होता है, हमारे ये लेफ्ट साइड पर होता है, एब्डोमिन, पेट की कैविटी में। सही है। और अल्लाह भला करे, ये डायफ्राम के जस्ट अगेंस्ट यानी कि उसके नीचे होता है। और ये इसोफेगस से खाना लेता है, जिसको बोलस कहते हैं। इसके दो वो होते हैं, अल्लाह भला करे, स्फिंक्टर्स होते हैं। यहाँ पे इन्होंने लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर लिखा हुआ है, या इन्होंने कार्डिक स्फिंक्टर लिखा हुआ है, एक ही बात है, आपको बताया था यहाँ पे होता है। सही। और इसके बाद इसके पीछे की तरफ कौन सा स्फिंक्टर होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का फायदा क्या होगा? जो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी वो समझो पीछे ना जाए, फौरन पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? फौरन से फौरन पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। जब फूड यहाँ पे आ जाएगा ड्यूडेनम में, तो यहाँ नहीं आएगा। जब फूड यहाँ पे आ जाएगा तो पीछे वापस ना जाए, तो ये स्फिंक्टर उसको रोकेगा। सही। स्टमक जो है मेन ऑर्गन है, जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। यहाँ पे मैकेनिकल डायरेक्शन भी होती है, यहाँ पे केमिकल भी होती है। अब आप समझो कि मैकेनिकल डायरेक्शन तो सर आपने बताया था टीथ के जरिए से होती है। मैकेनिकल डायरेक्शन यहाँ पे टीथ के जरिए से नहीं हो रही, यहाँ पे एक मूवमेंट चलती है पेरिस्टालसिस। तो समझो वो भी मैकेनिकल में आती है, क्योंकि उसमें कोई एंजाइम्स नहीं होती, तो इसलिए हमने उसको मैकेनिकल में रख दिया। और स्टमक में मूवमेंट भी होती है, जिसको चर्निंग मूवमेंट कहते हैं।
चर्निंग मूवमेंट, तो स्टमक की मूवमेंट जो हिलता है वो पेरिस्टालसिस में, तो पेरिस्टालसिस की वजह से जो मूवमेंट होती है इसको चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा फूड जो होता है वो पूरा, उसके कंटेंट्स जो होते हैं पूरा वो मिक्स भी हो जाते हैं स्टमक के अंदर। और केमिकल डायरेक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं, अभी एक एंजाइम का नाम बताया था, पेप्सिन। और यहाँ पे फूड काफी घंटों तक स्टोर हो सकता है, 4 से 5 घंटे आराम से स्टोर हो सकता है, टेंशन नहीं है। उसके बाद फिर फूड जो स्टमक में मिक्स हो जाता है, वो कौन से, अब वो स्टमक में आने के बाद जो टूटा, वो कौन सी चीज में टूट गया, अब सेमी सॉलिड से अब सेमी लिक्विड बन गया। सेमी लिक्विड बन गया। सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड तो बोलस था, अभी सेमी लिक्विड बन गया यहाँ पे और टूट गया, उसको कहेंगे काइम। सही। और स्टमक के 4 रीजन्स होते हैं, स्टमक के अंदर 4 रीजन्स है बच्चों। एक है कार्डिया, ये रहा कार्डिया। एक है फंडस, ये बताया था फंडस, कौन सी वाली डायग्राम में बताया, कार्डिया रीजन, एक फंडस रीजन। अच्छा जी, 1 मिनट सॉरी। अच्छा, एक कॉर्पस यानी कि बॉडी, और एक पाइलोरस रीजन, बॉडी, और एक ये पाइलोरिक रीजन। सही। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है स्टमक का, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज द सेंट्रल पार्ट, कॉर्पस बॉडी। सही, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, मेन रिजर्वॉयर है इंजेस्टेड फूड यानी कि आपके खाए हुए फूड का। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपको 4 लेयर बताई थी, कौन कौन सी है बेटा, इनर मोस्ट तो म्यूकोजा है, फिर उस यानी आउटर मोस्ट से पढ़ते हैं, आउटर मोस्ट सिरोसा है। सही है। फिर उसके बाद मस्कुलरिस आती है जिसमें मसल्स होते हैं, कौन कौन से 3 लेयर्स ऑफ मसल्स, स्मूथ मसल्स होते हैं ये तीनों, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल और ऑब्लिक मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स, ये लिखे हुए, ऑब्लिक, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद कौन सी आती है, सब म्यूकोजा, जहाँ पे नसें होती हैं, नर्व्स, ब्लड वेसल्स हैं। और एक होती है फिर म्यूकोजा, जहाँ पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो म्यूकोजा में ग्लैंड्स पाए जाते हैं इनर मोस्ट में, फिर उससे बाहर वाली में ब्लड वेसल्स, नर्व्स पाई जाती है, सब म्यूकोजा। फिर उससे बाहर वाली में मसल्स पाए जाते हैं, मस्कुलरिस, एक्सटर्ना कोई ज़रूरी नहीं है। और सबसे बाहर वाली सिरोसा है जो टफ है, प्रोटेक्टिव है। सही है। वो कह रहे हैं कि ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रीट करता रहता है उस ऑर्गन के लिए ताकि फ्रिक्शन से बचा जा सके। सही। सवाल ये है कि जैसे ही मैंने स्टमक बनाया बच्चों, ये मैंने स्टमक बनाया, तो स्टमक के अंदर ये रहा फूड, और फूड जब आया था तो बोला था, अब ये थोड़ा सा और फैल गया है, फैलने से मुराद ये कि और ये लिक्विड बन गया, सेमी लिक्विड बन गया, इसको काइम कहते हैं। ये काइम कैसे बना, क्योंकि स्टमक के अंदर एक जूस होता है, उस जूस का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। अब तो बोले सर गैस्ट्रिक जूस किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, स्टमक के अंदर जो भी चीज़ है ना बच्चों, वो सबको मिला के गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने यहाँ लिखा, गैस्ट्रिक जूस, एक होता है इंटेस्टाइन का जूस, एक होता है पैनक्रियाटिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ है, गैस्ट्रिक जूस में HCl होगा, यस। क्या गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होगा, एंजाइम, यस। क्या गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होगा, देखो जहाँ एसिड है वहाँ उसको शांत करने के लिए म्यूकस तो होगा, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, अल्कलाइन फ्लूइड, समझ गए। तो म्यूकस ना हो अगर, तो हमारा स्टमक के अंदर मौजूद HCl अपने ही स्टमक को वो पूरा क्या कर दे, बर्बाद कर दे। और ऐसा होता है जब हम पानी कम पीते हैं और एसिडिक यानी कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, पानी को कम पीना है, तो HCl जो है वो उसके ज़्यादा निकलने की वजह से जो है वो समझो एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, अल्सर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। एक और चीज़ है, एक प्रोटीन होता है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाता है हमारी डाइट में से, इंटेस्टाइन तक एब्जॉर्ब कराता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है हमारे फूड में। ये चारों चीजों को मिला के समझो, हम सबको मिला के कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। एंजाइम्स हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया, प्रोटीन हो गया जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है, सब सब चीज़ों को मिला के आपका गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस अंदर की तरफ निकलेगा ऑब्वियसली, गैस्ट्रिक जूस कहाँ निकलेगा, स्टमक के अंदर की तरफ, यानी कि बाहर से तो निकलेगा नहीं। अब अंदर वाली चीज़ कौन सी है, ल्यूमेन कहलाती है वो। अंदर की तरफ क्या है, ल्यूमेन, जहाँ पे फूड मौजूद है, ताकि फूड को आप क्या कर दो, बिल्कुल
सेमी लिक्विड बना दो। अब सवाल ये कि ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलेगा? ऑब्वियसली गैस्ट्रिक जूस निकलेगा बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड से। वो स्टमक में मौजूद है। और वो कौन सी लेयर में मौजूद है? सबसे अंदर वाली। ये देखो दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने बनाया स्टमक। पहली, दूसरी, तीसरी लेयर सबको गोली मारो, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी थी? म्यूकोसा। सही है। मैं बता देता हूँ, ये बाहर वाली नंबर 1, फिर नंबर 2, नाम नहीं लिख रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ, नंबर 3, और नंबर 4 सबसे अंदर वाली कौन सी थी? म्यूकोसा। म्यूकोसा, जिसका ताल्लुक अंदर के हिस्से से होता है, जिसको ल्यूमेन कहते हैं। और फूड घेरा, समझो बोलस बना हुआ है अभी। तो इस म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो चीज़ निकलेगी वो किसी ओपनिंग के जरिए से निकलेगी। तो यहाँ पे ओपनिंग मौजूद होती है। समझो एक ऐसे ट्यूब्स हैं, ऐसे पोर्स हैं जहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलना बस बाकी है। वो जैसे ही यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलेगा तो समझो डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो बोलस आया था स्टमक में, जो सेमी सॉलिड था, कुछ घंटे के बाद वही बोलस, इसका देखो सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ गया। और बढ़ा देता हूँ। इसका सरफेस एरिया देखो बच्चों बढ़ गया। अब ये और मजीद लिक्विड बन गया, सेमी लिक्विड बन गया। इसको काइम कहते हैं। तो ये जिन पोर्स से जो गैस्ट्रिक जूस निकला, इन पोर्स को हम लोग बायो में कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। पिट्स आपको मैंने बताया था चंदा, ओपनिंग होती है। फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स में। गैस्ट्रिक पिट से क्या निकल रहा है? गैस्ट्रिक जूस की बारिश हो रही है सर। ये देखो गैस्ट्रिक पिट, समझो ये रहा गैस्ट्रिक पिट। और ये सरफेस पर ही होते हैं गैस्ट्रिक पिट। सही है। ये देखो एम्प्टी स्टमक में क्या होगा? एम्प्टी स्टमक में छोड़ दो, कुछ और बात लिखी हुई है, खैर वो। यहाँ भी रुगाए होते हैं स्टमक में, बिल्कुल होते हैं। गैस्ट्रिक पेट्स का जिक्र है, देखो ये भी जिक्र है गैस्ट्रिक पेट्स। स्टमक के अंदर म्यूकस कौन से सेल्स निकालते हैं? म्यूकोइड सेल्स निकालते हैं। और जो म्यूकस होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसको म्यूसिन कहते हैं। इस स्टमक को प्रोटेक्ट करता है अपने कौन से एनवायरमेंट से? HCl की वजह से। और प्रोटीलाइटिक एंजाइम का मतलब है पेप्सिन से बचाता है। अगर ये ना होना तो HCl ज्यादा होने की वजह से स्टमक रप्चर कर जाए। और हो जाता है ऐसा पानी कम पीने की वजह से और एसिडिक चीजें खाने की वजह से। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो कार्डिया रीजन में भी होते हैं, वहाँ पे उनको कहते हैं कार्डी ग्लैंड्स। और वो सिर्फ क्या निकालते हैं? म्यूकस निकालते हैं। जो सेकंड रीजन होता है स्टमक का, ग्लैंड्स के एतबार से कह रहे हैं, सिर्फ ग्लैंड्स के एतबार से, जिसमें फंडस और कॉर्पस दोनों आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, किस रीजन में, तो आप बोलोगे सर फंडस में भी पाए जाते हैं और बॉडी में भी पाए जाते हैं। मैं बोलूंगा कार्डियक रीजन में क्या पाया जाता है, आप बोलोगे कार्डियक ग्लैंड, जहाँ से सिर्फ क्या निकलता है? म्यूकस। लेकिन जो असल जो मैंने ये वाले सेल्स आपको बताए थे, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, ये पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन करवाते हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, ये कहाँ मौजूद है? फंडस में और बॉडी में। सही है। इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रॉपर भी कहते हैं और फंडे ग्लैंड्स भी कहते हैं। आप एक नाम याद कर लो, ये काफी है। देखो पैराइटल सेल्स का एक और क्या नाम है बच्चों? ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच होता है 1.5 से 2.5। हाईली एसिडिक है। एक और भी चीज निकालते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर? ये आरबीसी की मेच्योरेशन में भी काम आता है। ये विटामिन B12 की भी एब्जॉर्प्शन करवाता है। कहाँ तक जाता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन? इंटेस्टाइन तक जाता है। ची सेल्स का एक और क्या नाम है? ची सेल्स का एक और नाम है जाइमोजिन सेल्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या चीज है? ये एक प्रीकर्सर है, यानी कि पेप्सिन एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म। जब बॉडी में कोई चीज खाओगे, मतलब जाएगी, तो इन शॉर्ट तब पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। और हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, ये एक नर्वस सिस्टम डील कर रहा है, जिसका नाम है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सही मतलब ये सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है इन शॉर्ट, ऑब्वियसली ये बताना चाह रहा था मैं। अच्छा एक और भी चीज़ है बेटा, आपके पास स्टमक में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है बेटा, ये एंजाइम नहीं, ये हार्मोन है। स्टमक का अपना जाती हार्मोन है, इसका नाम है गैस्ट्रिन। सही है, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है गैस्ट्रिन और एक होता है सीरोटोनिन। गौर से देखना ये। जब आपने कोई चीज स्टमक में, जब आपके कोई भी खाए हुए चीज स्टमक में गई, जैसे ये आया हुआ स्टमक में, तो अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस को निकलना है। तो गैस्ट्रिक जूस को निकलवाने के लिए कौन सा हार्मोन होगा बेटा? गैस्ट्रिन। और जब आपका एम्प्टी स्टमक है, या ये कोई भी चीज स्टमक से गुजर गई है या है ही नहीं, एम्प्टी स्टमक, तो गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा।
उस टाइम पे गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करवाने के लिए कौन सा हार्मोन है कि भाई अभी नहीं निकला, अभी कोई फायदा नहीं है, सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करवाएगा। और गैस्ट्रिक जूस निकलवाएगा कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन। समझ गए बच्चों? इस तरह होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक के जूस को निकलवाएगा जब खाना पहुंचेगा, और सीरोटोनिन उसको रुकवाएगा जब खाना नहीं होगा या निकल चुका होगा। इस पूरे पैराग्राफ में इसी चीज का जिक्र है। पूरे पैराग्राफ में सब इसी चीजों का जिक्र है, बार बार इसी में आए हुए। अच्छा, पेप्सिन क्या काम करते हैं? डायरेक्टली प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में नहीं तोड़ता, तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। सही, आहिस्ता आहिस्ता कैसे होगा? प्रोटीन एक बड़ी चेन होती है, तो उसको छोटी चेन्स में तोड़ेगा, शॉर्ट चेन्स पॉलीपेप्टाइड, इसको पेप्टोन्स कहते हैं। सही, तो बड़ी चेन ऑफ प्रोटीन को छोटी चेन में तोड़ेगा पेप्सिन एंजाइम। और बकिया जो रिमेनिंग डायरेक्शन है प्रोटीन्स की, वो आगे जाके होगी, यानी कि डिडेनम, इंटेस्टाइन। तो ये चीज याद रखना बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ कि माउथ में सिर्फ किस चीज की डायरेक्शन होती है, आप बोलोगे सर शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की। स्टमक में सिर्फ किस चीज की डायरेक्शन होती है? प्रोटीन की। सही। लेकिन ये क्या ये मुकम्मल होती है, 100% होती है? नो। थोड़ी सी यहाँ पे होती है, मैंने यहाँ लिख दी, 100% नहीं होती। प्रोटीन की डायरेक्शन क्या स्टमक में 100% हो जाती है? नो। जो रिमेनिंग डायरेक्शन है वो फिर कहाँ पे होती है? हमारी इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बकिया जितनी भी चीजें उन सब की डायरेक्शन हो जाएगी। कौन कौन सी चीजों की बेटा? शुगर थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन जो स्टमक ने अधूरा छोड़ा हुआ है डायरेक्शन में, वो हो जाएगा। लिपिड्स अभी तक हुए नहीं थे बेचारे, तो लिपिड्स की बिस्मिल्लाह हो जाएगी। और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं। सही है। और हमारी पूरी इंटेस्टाइन को इस काम में मदद करने के लिए तीन एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जो इंटेस्टाइन, जो हमारी जीआईटी का हिस्सा नहीं है लेकिन अलग से होते हैं, लेकिन काम आते हैं वो। समझो ये कहानी के साइड हीरोज हैं। लिवर, पेनक्रियास, और गॉल ब्लैडर। तो ये बहुत हेल्प करते हैं डायरेक्शन में। एसेसरी, इनको कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। सही बच्चों। तो ये चीज है। अच्छा बच्चों में एक और एंजाइम होता है प्रोटीन को तोड़ने वाला, इसको रेनिन कहते हैं, इसका एक और भी नाम है काइमोसिन। ये क्या काम करते हैं? बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं तो माँ के दूध में एक प्रोटीन होता है बेटा, वो सॉलेबल होता है, उसका नाम होता है कैसिनोजिन। देखो इनएक्टिव फॉर्म में नोजिन आ रहा है, इसको इनसॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कैसीन। फिर इस कैसीन को कौन डाइजेस्ट करेगा? कैसीन भी एक प्रोटीन है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के पास इनके पास एक और भी एंजाइम होता है, जो हमारे पास भी, पेप्सिन। यानी कि इनके लिए दो हिस्सों में टूटता है प्रोटीन। पहले सॉल्युबल में प्रोटीन टूटा कैसिनोजिन से कैसीन में, फिर कैसीन को तोड़ा किसने? पेप्सिन एंजाइम में। हमारे पास सिर्फ पेप्सिन होता है। तो बच्चों में दो एंजाइम्स हैं, एक का नाम क्या है? रेनिन, जो कैसिनोजिन को कैसीन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव प्रोटीन में। फिर इस प्रोटीन को तोड़ेगा एक और एंजाइम जिसको कहते हैं पेप्सिन। तो बच्चों में रेनिन और पेप्सिन है, हमारे में सिर्फ पेप्सिन है। सही बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड आपका काफी घंटों के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर मैकेनिकल एंड केमिकल डायरेक्शन, वो काइम में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज अ सेमी लिक्विड मास। सेमी लिक्विड मास। सही बच्चों। और आपके स्टमक में कुछ चीजें एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। क्या क्या हो जाता है? थोड़ा सा इसका माइनर रोल है, लेकिन असल काम तो तोड़ने का है। एब्जॉर्ब करने का काम असल में जो है ना, मेजर काम एब्जॉर्ब करने का इंटेस्टाइन का है, और एब्जॉर्ब करने का माइनर सा काम स्टमक का है। क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं, होती हैं? वाटर, ग्लूकोज थोड़े बहुत शुगर्स, अमाइनो एसिड्स डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये ना भी याद करो तो मसला नहीं है। असल में एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी तीन पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, एक होता है जीजेनम, और एक होता है इलियम। तो ये बेसिकली काम होता है इलियम में। सही है। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा इंशाल्लाह? सबसे पहली बात मेरे बच्चों, फर्स्ट ईयर एसएस से मैं मुखातिब हूँ, लाजमी इस लेक्चर को बेटा 30 मिनट का देख लेना, ताकि हम लोग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो करें स्टार्ट। हो सकता है मैं इसका आज रात एक और भेज दूँ लेक्चर ड्यूडेनम का। देख लोगे तो अगली क्लास में बहुत टाइम बचेगा, आसानी जाएगी, क्योंकि चैप्टर से ज़्यादा आता नहीं है, तो हमारा टाइम बच जाएगा। समझो 2 घंटे को सम अप कर दिया मैंने इस लेक्चर में, और इंशाल्लाह कोशिश करके एक और भेज दूंगा। तो ये 2 लेक्चर्स अगर आप आज देख लोगे ना, आज रात तक, आपकी क्लास कल दोपहर 2 बजे, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बच्चों। ज़रूर देकर आना, क्योंकि मैं इससे सवाल भी पूछूंगा आपसे इंशाल्लाह।